आज के वीडियो में हम जानेंगे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में आपस में जो लड़ाई होती है वाइल इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपी। तो ऐसा कई बार इंस्टेंस हुआ है राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, जब जब हमारी स्टेट मशीनरी ने डीपीएसपी लागू करने की कोशिश करी हो और उनके आड़े आ जाते हैं सामने फंडामेंटल राइट्स। और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 13, एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, आर्टिकल 13 बोलता है कि एनी लॉ और एनी पॉलिसी विच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट इज टू बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड उसको माना जाएगा। तो कई बार स्टेट मशीनरी को ये दिक्कत आई, स्टेट्स को ये दिक्कत आई, हमारी जो पार्लियामेंट है उसको दिक्कत आई कि वो कोई भी लॉ बनाते हैं इम्प्लीमेंट द डीपीएसपी, उसके सामने खड़ा हो जाता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसी कई लड़ाइयों में फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या नतीजा निकला है इस दरमियान, कई बार ऐसे इंस्टेंस हुए हैं, तो उनको आज अपन स्टडी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आपको पता है इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है उसको मानना पड़ता है। और फिर इसको मानने के चक्कर में रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट क्या क्या स्टेप लेगी वो भी हम देखेंगे। तो बेसिकली हमें देखना क्या है, डीपीएसपी और फंडामेंटल के राइट के बीच की लड़ाई देखनी है और क्या कौन विजयी हुआ है आज तक राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। क्लियर है? सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज दिलीप पुरी हु टेक्स योर पॉलिटी सेशंस। आज का टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। डीपीएसपी क्या होते हैं, क्या फीचर्स हैं, देन कौन कौन से टाइप के होते हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, वो सब हम देख चुके हैं। अब हम पहुंचते हैं जहां हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था। तो ये अमेंडमेंट कौन कौन से हैं, किस किस अमेंडमेंट के साथ कौन कौन सा चेंज आया, तो आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी। तो आपको कहानी आई होप समझ में आ गई हो कि डीपीएसपी ऐसे राइट्स हैं दैट इज अवेलेबल टू द सिटीजन बट इट इज नॉट मैंडेटरी। स्टेट के ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि डीपीएसपी लागू करना ही करना है, लेकिन स्टेट को प्रयास करने चाहिए, एंडेवर करने चाहिए टू इंप्लीमेंट दी डीपीएसपी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। दीज आर बेसिकली दी गाइडलाइंस विच आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। अब होता क्या है, कई बार प्रॉब्लम क्या आती है कि डीपीएसपी जब हमारी स्टेट लागू करती है या डीपीएसपी के तहत कुछ लागू करने की कोशिश करती है, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी फंडामेंटल राइट को भी वायोलेट कर सकती है और कई बार करा भी है। तो अगर मुझे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट की बात करनी है, जो कि एक डीपीएसपी का पार्ट है, तो जैसे ही मैं उनको अपलिफ्टमेंट देने के लिए उनको कुछ स्पेशल बिहेवियर उनके लिए करूंगा या स्पेशल रिजर्वेशंस उनके लिए रखूंगा, तो दैट वुड बी वायोलेटिंग माय फंडामेंटल राइट विच सेज देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि हमारा आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और जैसे ही मैं वीकर सेक्शन के लिए कुछ पॉलिसीज बनाता हूं, उनको स्पेशल कैटेगरी में रखता हूं या उनको स्पेशल रिजर्वेशन देता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हो गया। सही है? तो अब इससे क्या होता है, जब जब मैं ऐसी पॉलिसी बनाता हूं तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट वायोलेट हो जाता है। और ऐसा कई बार इंडिपेंडेंस के बाद से हमारे साथ हुआ है। तो इसमें क्या क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का हुआ है उसको हम देखते हैं। तो जो कहानी चालू होती है, कहानी तो कॉन्स्टिट्यूशन से चालू होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों चीजें दे दी, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट भी दे दी और कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी भी दे दी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आगे जाके क्या बीमारी हो सकती है या क्या लड़ाई टकराव हो सकते हैं। तो ये जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ हमारे देश का, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, तो हमें कई सारी मुद्दे प्रॉब्लम सामने आई। तो सबसे पहला जो केस है वो है चंपकम दोराईराजन केस 1951-52। तो इसमें क्या था, इसमें ये मोहतरमा एक स्टूडेंट थी और ये मद्रास के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहती थी। जब ये मद्रास के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई तो इनको क्या बोला गया, इनको वहां के द्वारा बोला गया कि मैम आपकी जो रिक्वायरमेंट है या आपको जो एडमिशन देना है वो अब हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी अवेलेबल सीट्स थी वो बुक हो गई हैं, सब उस पर दाखिला हो गया है बच्चों का। अब जो सीट है दैट इज रिजर्व फॉर सम स्पेशल कैटेगरी। क्या कैटेगरी? हमें एसएससी की लेवल पे उसको नहीं पढ़ना, जब हमारा एग्जाम एसएससी का है तो हमारे को नहीं पढ़ना, नहीं हमारे को केस की डिटेल चाहिए। बट फिर भी मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे रहा हूं। अगर डिटेल में वीडियो देखने हैं तो मैंने डिटेल में भी कई केसेस पे वीडियो बना रखे हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ हम क्या करते हैं, इसको हल्की सी ब्रीफिंग ले लेते हैं। तो जो हमारी कहानी पहुंची थी कि वो मैडम गई हमारा अपना एडमिशन लेने और उनको बोला गया कि हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि जो नॉर्मल सीट्स हैं वो सारी भर गई हैं। अब जो रिजर्व्ड है, जो भी सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं, उन पे आप एडमिशन नहीं पा सकते। ये ऑर्डर था गवर्नमेंट ऑफ मद्रास का 1927 का, उसके तहत उनको ये बात बोली गई। अब क्या हुआ, उन्होंने बोला 1951 में मतलब आजाद हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, तो उन्होंने इस चीज को चैलेंज करा और उनको बोला कि सर आपको शायद पता नहीं है, हमारा देश आजाद हो गया है और अब किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर आप मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं एडमिशन, इसका मतलब आप मेरे से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मुझे अलग रख रहे हैं, उनको अलग रख रहे हैं, एंड दैट इज नॉट अलाउड बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन।
क्योंकि फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 15 ये बोलता है कि ये अलाउड नहीं है डिस्क्रिमिनेशन। तो यहां लड़ाई हो गई फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, क्योंकि डीपीएसपी में बोला था कि भैया स्पेशल कैटेगरी के लोगों को या जो बैकवर्ड क्लासेस है उन वीकर सेक्शन को कुछ ना कुछ रिजर्वेशन देना है, और यहां पे क्या है आर्टिकल 15 बोलता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए और इसी का मुद्दा बनाया इन्होंने, और ये गए सुप्रीम कोर्ट में। ये मोहतरमा गई सुप्रीम कोर्ट ने केस देखा, पहले स्टेट कोर्ट में गई, फिर बाद में इसको रेफर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में केस को। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला निकाला? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला निकाला कि भैया फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन डीपीएसपी, कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो डीपीएसपी से ऊपर हैं, और कोई भी डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन वो फंडामेंटल राइट को वायोलेट नहीं करनी चाहिए। ये स्टैंड लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां पे क्या बोला? फंडामेंटल राइट इज अबव डीपीएसपी, ये चीज तय हुई। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात हो रही है 1951-52 की। आज की स्थिति क्या है वो भी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से ऊपर होगा या डीपीएसपी फंडामेंटल से नीचे होगा, XYZ कोई भी बात। अभी हम कोई इंफरेंस नहीं निकाल रहे, मैं आपको पटकथा बता रहा हूं जिससे हमारी स्टोरी आगे बढ़ेगी। 1951 में यह डिसाइड हुआ कि फंडामेंटल राइट इज मोर पावरफुल देन डीपीएसपी। सो कोई भी डीपीएसपी लागू करने के लिए आप फंडामेंटल राइट को वायोलेट नहीं कर सकते। कहानी समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आया एक गोलकनाथ केस 1967। तो इसमें क्या हुआ? अच्छा, इधर क्या किया गया? पार्लियामेंट ने क्या किया गया, ये मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने इसको अमेंड कर दिया फंडामेंटल राइट को, विच इज कॉन्फ्लिक्ट विद डीपीएसपी। तो फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 15 था, उन्होंने एक क्लॉज जोड़ दिया उसमें कि कोई भी पॉलिसी दैट इज टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी वोंट बी ट्रीटेड एज इन वायोलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 15। ये पॉइंट इसमें 15 क्लॉज 4 में डाल दिया। फंडामेंटल राइट ऊपर है, लेकिन मैंने फंडामेंटल राइट को ही अमेंड कर दिया, जो कि पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट कैन अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता है, क्लियर है। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने फंडामेंटल राइट को ही क्या बोल दिया कि इसमें डाल दिया कि मैं डीपीएसपी जब लागू करूंगा तो उसको आप फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं मानेंगे। तो ये कहानी एक बार की तो यहां खत्म हुई। लेकिन फिर आया गोलकनाथ केस। अब इसी तरीके की एक और प्रॉब्लम हुई गोलकनाथ केस में। तो गोलकनाथ केस में क्या था? गोलकनाथ केस में लैंड रिफॉर्म्स का सीजन चल रहा था तब, मतलब सरकार बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स ला रही थी। लैंड रिफॉर्म्स का क्या मतलब है? हर स्टेट अपने अपने जो एरिया के जो भी लोग हैं या जो भी बड़े लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी होल्डिंग जिनकी ज्यादा है, तो उनकी सीलिंग लिमिट से ऊपर जो प्रॉपर्टीज है उनको अक्वायर कर रही थी, उनको कॉन्कर कर रही थी। तो जो भी आदमी है XYZ, अगर इसके पास सीलिंग लिमिट के अंदर अंदर या सीलिंग लिमिट तक कोई प्रॉपर्टी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इफ इट इज अबव दी सीलिंग लिमिट तो ये प्रॉपर्टी अक्वायर कर लेती थी हमारी स्टेट अक्वायर कर लेती थी, और फिर ये उसको वेलफेयर यूज में या डीपीएसपी के तहत वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी, या ऐसी चीज के लिए यूज करती थी जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो। तो इससे क्या हुआ? वापस एक फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, जैसे अपन ने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था आर्टिकल नंबर 31 राइट टू प्रॉपर्टी और 19F, ये दो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम हुआ करते थे। तो आर्टिकल 31 का वायोलेशन होने लग गया, क्योंकि वहां पे राइट टू प्रॉपर्टी मतलब आपकी प्रॉपर्टी आपकी होगी, कोई आके उसको हड़प नहीं सकता, कॉन्कर नहीं कर सकता, क्लियर है। लेकिन जब ये डीपीएसपी लागू हो रहा है, यानी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को आप यूज कर रहे हो, कॉन्कर कर रहे हो, अक्वायर करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो लोगों में, जनता में, तो यू आर वायोलेटिंग आर्टिकल नंबर 31 एंड आर्टिकल नंबर 19F। ये बात थी उस टाइम, ये हमारे फंडामेंटल राइट में मौजूद था। लेटर ऑन इसको रिपील कर दिया गया, बट हम उस टाइम की बात कर रहे हैं 1967, तो ये मौजूद था, क्लियर है कहानी। सो कोर्ट का वापस इधर क्या है? कैन नॉट बी अब्रिज्ड और डाइल्यूटेड, मतलब फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन डीपीएसपी टिल नाउ। अभी भी 1967 में कोर्ट ने क्या माना, सुप्रीम कोर्ट ने, कि नहीं भैया फंडामेंटल राइट ऊपर है, डीपीएसपी नीचे है, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते डीपीएसपी लागू करने के लिए कि आप फंडामेंटल राइट को ही तोड़ दें, क्योंकि फंडामेंटल सैक्रोसेंट है, फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंट है। ये 1967 तक की बात है, क्लियर है। तो पार्लियामेंट ने भी रिएक्शन दिया। पार्लियामेंट बोले यार ऐसे तो हम कैसे उद्धार करेंगे हमारे देश का, जब जब हम कुछ उद्धार करने वाला काम करते हैं ये हमारी टांग खींच देते हैं, कहीं ना कहीं अडंगा ला देते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट ने वापस कोई अमेंडमेंट लिया है। तो पार्लियामेंट ने क्या करा, 25th अमेंडमेंट एक्ट लाया और एक आर्टिकल 31C इन पार्ट 3 ऐड कर दिया, जिसमें दो प्रोविजन डाले।
ए, इफ एनी लॉ इज मेड टू गिव इफेक्ट टू आर्टिकल 39B और 39C। क्या है 39B और 39C? ये वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की बात है, तो इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, 39B और 39C जो कि डीपीएसपी हैं, अगर इनको लागू करने के लिए हमारे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31, आर्टिकल 13, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 का अगर वायोलेशन हो रहा है तो उसको वायोलेशन नहीं मानेंगे। नथिंग कैन स्टॉप द स्टेट और द पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग लॉज विच आर फ्रॉम द 39B और 39C क्लॉज ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू इंप्लीमेंट। ये आपको बोला गया, क्लियर है बात? अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड इसको नहीं माना जाएगा। बी बोला गया एनी सच लॉ विच कंटेन्स द डिक्लेरेशन दैट इज टू गिव इफेक्ट टू द डीपीएसपी इन आर्टिकल 39B 39C शैल नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सबसे पहली बात क्या बोली गई, 39B और 39C पे अगर कोई लॉ बना रहे हैं आप डीपीएसपी को लागू करने के लिए, टू इंप्लीमेंट द डीपीएसपी, दैट वोंट बी कंसिडर्ड एज वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेयर फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज वायोलेटिंग आर्टिकल 14, 19 और 31। कि कोई भी डीपीएसपी 39B या 39C का अगर आप लागू कर रहे हैं, उसको लागू करने के चक्कर में अगर आपका आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 वायोलेट हो रहा है तो उसको वायोलेशन नहीं मानेंगे। ये फंडामेंटल राइट में ही जोड़ दिया आर्टिकल 31C क्लॉज में। क्या डाल दिया? आर्टिकल 31C क्लॉज में ये चीज डाल दी। समझ में आ गई बात? यहां तक ठीक थी बात। लेकिन इन्होंने आगे एक और पॉइंट डाल दिया कि डीपीएसपी 39B और 39C को लागू करने को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते। अगर वो वायोलेशन है वो तो बाद में तय करेंगे ना कि इट इज अ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट या कोई और दिक्कत है इस लॉ में, आप इसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। यानी कि 39B 39C में कोई भी आप काम करेंगे उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये काम करा पार्लियामेंट ने, ये चीज डाली 31C में क्लॉज में। तो अभी तक की सिचुएशन पार्लियामेंट ने ये चीज करी इन रिस्पॉन्स टू दिस वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, फिर आया एक लैंडमार्क केस, केशवानंदा भारती केस। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं बना चुका हूं, और आपको आप डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हैं या फिर मैं आपको कोर्स में भी अवेलेबल करा दूंगा। क्लियर है? सो केशवानंदा भारती केस 1973। अब अभी तक की सिचुएशन क्या है समझ लो भैया। अभी तक की सिचुएशन ये है कि फंडामेंटल राइट्स हैं तो डीपीएसपी से ऊपर, लेकिन पार्लियामेंट ने ये डाल दिया कि 39B और 39C जो डीपीएसपी है, इनको लागू करने के लिए अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको वैलिड माना जाएगा, वॉइड घोषित नहीं कर सकते आप। ये पार्लियामेंट ने डाल दिया। ये डिसीजन इससे पहले था कि फंडामेंटल राइट ऊपर है, लेकिन पार्लियामेंट ने इन रिस्पॉन्स ये चीज डाल दी। दूसरी चीज क्या डाली कि 39B और 39C से रिलेटेड कोई भी लॉ है वो आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट का रोल ही खत्म कर दिया, कोर्ट का रोल ही खत्म कर दिया। भाई ये चीज तो बाद में डिसाइड करेंगे ना कि फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है या कोई और ग्राउंड्स है। इन्होंने बोला आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। अगर बात हुई 39B 39C की तो भैया बात खत्म, कोर्ट तक जाना ही नहीं है, आप जाओगे नहीं, आप नॉक नॉक करोगे नहीं कोर्ट पे, आप जज साहब कर ही नहीं सकते। क्लियर है बात? तो अब क्या हुआ, 1973 जो केशवानंदा केस आया उसमें कोर्ट ने इसका जवाब दिया। कोर्ट ने बोला भैया ठीक है, ये वाला पार्ट जो आप कर रहे हो ना 39B 39C फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं माना जाएगा, फेयर इनफ है, ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी लागू करना हमारी स्टेट की ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही सोच के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोरफादर्स ने इनको डाला था। तो ऐसे अगर हम फंडामेंटल राइट को बीच में ले आएंगे तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कोर्ट ने इस चीज को समझ के ये अलाउ कर दिया कि आप 39B 39C फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अगर कोई पॉलिसी बना रहे हैं, और even that if it is violating the fundamental right it won't be considered as unconstitutional or void। ये कहानी खत्म हुई, ये बोला। लेकिन उन्होंने बोला भाई साहब ये जो आपने दूसरी चीज डाली है ना कि जुडिशियल रिव्यू ही नहीं होगा, कोर्ट की कोई बात ही नहीं होगी, तो ये तो गलत बात है। हमने आपको उंगली दी, आप हाथ पकड़ रहे हो, ये अलाउड नहीं है। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू तो क्या है, जुडिशियल रिव्यू तो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है हमारा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है, यानी कि ये बेसिकली हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जुडिशरी एक अभिन्न अंग है जिसको आप अलग नहीं कर सकते। तो वॉट एवर इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी आस्क्ड फॉर जुडिशियल रिव्यू, कैन बी सबमिटेड फॉर जुडिशियल रिव्यू। आप जुडिशियल रिव्यू का चीज तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट इज अगेन इन केसेस के थ्रू ये आया है कि ये वो ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव तो सारे कर सकते हैं पार्लियामेंट अमेंडमेंट के थ्रू, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू, लेकिन आप बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारे देश का, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। और यही इसी कोर्ट के वर्डिक्ट में बोला गया।
पार्लियामेंट ने इसका भी क्या रिएक्शन दिया, ठीक है, कहानी समझ में आई। यहां तक क्या था कि 39B 39C पे फंडामेंटल राइट अगर वायोलेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मान लिया कोर्ट ने कि ये ठीक है, वैलिड है, हमारे को अपलिफ्टमेंट करना है तो ये मान लेते हैं। लेकिन आप जुडिशियल रिव्यू हटा रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है, जुडिशियल रिव्यू तो सब चीज का रहेगा ही रहेगा। पार्लियामेंट ने बोला ठीक है भाई साहब, पार्लियामेंट ने क्या करा, पार्लियामेंट ने बोला ओके, आप बोल रहे हो कि 39B और 39C को लागू करने के लिए अगर कोई फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जुडिशियल रिव्यू मना कर दिया गया, ठीक है। तो पार्लियामेंट थोड़ी समझदार और निकली, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, 39B और 39C क्या, जितने भी डीपीएसपी हैं, राइट फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल नंबर 51, इसमें से एक दो आर्टिकल तो उनके बारे में बताते हैं, बट जितने भी डीपीएसपी मेंशन है, अगर उनको लागू करने के लिए कोई भी फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है तो वो वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं होगा, वो वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं होगा। तो यहां तक की कहानी क्या हुई, पार्लियामेंट का लास्ट स्टेप क्या है, केशवानंद के बाद 42nd अमेंडमेंट लाया गया 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने, कि भैया एनी लॉ टू इंप्लीमेंट एनी ऑफ द डीपीएसपी, देखो एनी ऑफ द डीपीएसपी स्पेसिफाइड इन पार्ट 4 एंड नॉट मेयरली आर्टिकल 39B और C, यानी कि सिर्फ 39B और C की बात नहीं करेंगे, फिर आप ये मानो कि सारे डीपीएसपी लागू करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये कहानी थी केशवानंद भारती केस के बाद 42nd अमेंडमेंट 1976। फिर आता है हमारा मिनर्वा मिल केस 1980, मिनर्वा मिल केस 1980। केस क्या है सब डिटेल में इसके लिए अलग सेपरेट वीडियोस में ला दूंगा, अभी आपको सिर्फ ब्रीफिंग दे रहा हूं ताकि अपन गाड़ी आगे बढ़ा सकें, क्योंकि अगर अपन एक एक केस पे अभी फोकस करेंगे, पहली बात तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, सेकेंडली अगर अभी हम यहां पे समय देंगे तो हम इस लाइन को मिस कर जाएंगे जिस पे हमारे को फाइनली खत्म करना है, ठीक है। तो मिनर्वा मिल्स केस आया 1980 में, यहां पे क्या बोला गया, वापस पार्लियामेंट की स्टैंडिंग लास्ट क्या थी कि भैया हम कोई भी डीपीएसपी लागू करेंगे और वो फंडामेंटल राइट्स को अगर वायोलेट कर रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम वॉइड नहीं मानेंगे, मतलब माना नहीं जाएगा, लेकिन जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है, ये बात तय हो गई। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, हमने आपको 39B और 39C की परमिशन दी है, तो 39B और 39C की ही परमिशन है। ये तय है कि आपको ये दो अगर आर्टिकल आप लागू कर रहे हैं, इनको लागू करने का जो लॉ ला रहे हैं, इनमें से कोई प्रोविजन है तो ही आपको छुट्टी मिलेगी फंडामेंटल राइट वायोलेशन से। लेकिन अगर आप पूरे डीपीएसपी की बात करेंगे तो नहीं भैया, ये तो आप ज्यादा मांग रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर वो फंडामेंटल राइट को इस तरीके का आर्टिकल 13 रखते ही नहीं है हमारे फोरफादर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स, क्योंकि इंटरप्रेट किसको करना है, सुप्रीम कोर्ट को करना है। और अगर इतने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स समझदार थे तो उनको ये पता है कि पार्ट 3 में जो चीज है उसके साफ साफ उन्होंने लिख रहा है कि नथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन या नथिंग which is violating the fundamental right would be considered as valid। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स को जो चीज एब्रोगेट करेगी वो वैलिड नहीं होगी। तो ऐसा होता तो वहीं लिख देते, क्योंकि अगला ही पार्ट तो डीपीएसपी का था, वो पहले ही लिख देते कि डीपीएसपी वाली चीजें यहां पे माननी जाएगी, मतलब डीपीएसपी लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं माना जाएगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है उसका मतलब तय है कि वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो फंडामेंटल राइट को ऊपर ही रखना चाहते थे। 39BC क्योंकि नीड ऑफ द आर है, हमारे को अपलिफ्टमेंट करना है, जो गैप एक क्रिएट हुआ है वीकर सेक्शन और एक नॉर्मल सेक्शन में, इतने सालों की हिस्ट्री, हजारों सालों की जो हमारे भारत देश की हिस्ट्री है जहां हमने वीकर सेक्शन को दबाया है, तो उस गैप को कम करने के लिए ये तो नीड ऑफ द आर है, ये तो जरूरी है कि 39B और 39C के थ्रू आप कोई डीपीएसपी कर रहे हैं तो उसको फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होते हुए भी वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का इधर क्या नतीजा था कि नहीं भैया, सिर्फ 39B और 39C की ही कहानी मानेंगे, हम सारे डीपीएसपी की कहानी नहीं मानेंगे। क्लियर है बात। द एक्सटेंशन टू ऑल डीपीएसपी वाज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड इन द मिनर्वा मिल्स केस 1980, और ये फाइनल वर्डिक्ट हमारा आया, ये फाइनल वर्डिक्ट हमारा मिनर्वा मिल्स केस के बाद आया कि 39B और 39C अगर है तो फंडामेंटल राइट नीचे हैं, इसके अलावा फंडामेंटल राइट ऊपर हैं हमेशा। क्लियर है। तो ये था हमारा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स की कहानी। तो आज की तारीख में इनकी प्रेजेंट सिचुएशन देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, सो इवन इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल एंड डीपीएसपी, व्हाट शुड प्रिवेल, ये हमें देखना है।
तो सबसे ऊपर रहेंगे फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट 14 एंड 19। सबसे ऊपर तो क्या रहेंगे, 14 और 19 के ऊपर जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो रहेंगे। फिर आएगा आपका डीपीएसपी 39B 39C, फिर आएगा फंडामेंटल राइट 14 19, फिर आएगा डीपीएसपी 39B 39C। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको सिंपल से समझा देता हूं कि फंडामेंटल राइट तो हमेशा डीपीएसपी से ज्यादा ही है। पूरे डीपीएसपी की अगर बात करेंगे तो उससे पावरफुल फंडामेंटल राइट रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अगर डीपीएसपी में आर्टिकल 39B और 39C की बात करेंगे तो वो बढ़ सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट से ऊपर। उनके लिए अगर कोई पॉलिसी आ रही है तो हम फंडामेंटल राइट के वायोलेशन को नीचे कर सकते हैं, ऊपर रहेंगे डीपीएसपी। तो अगर 39B 39C को लागू करना है और फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या मानेगी, कोई दिक्कत नहीं, 39BC लागू करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट से। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है या इसके अलावा डीपीएसपी का कोई भी पार्ट आप लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट वायोलेट कर रहे हैं तो दैट इज नॉट परमिसिबल। फंडामेंटल राइट विल बी अबव डीपीएसपी। क्लियर है बात, समझ में आ गई? ये था दिस मेड आर्टिकल 39B एंड 39C गिवन प्रेसिडेंस ओवर दी फंडामेंटल राइट। 14 19 और 31 तो अब हट ही गया, तो 14 और 19 जो आर्टिकल वायोलेट हो रहे हैं या 15 जो वायोलेट हो रहा है उससे ऊपर हमने किसको दे दिया, हमने 39B और 39C को प्रेसिडेंस दे दी। तो सिर्फ डीपीएसपी के 2 आर्टिकल ऊपर हैं, बाकी सारा डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के नीचे है। क्लियर है? तो ये आज की सिचुएशन है। अब एक बार देख लेते हैं 39B और 39C है क्या, जो इतनी देर से हम इनकी कहानी पढ़ रहे हैं हीरों की, तो हीरो को जान तो लें, कौन एक्टर है कौन विलन है। क्लियर है? तो 39B क्या बोलता है, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी। ये स्टेट के ऊपर एक ड्यूटी लगाई गई है, हालांकि मैंडेटरी नहीं है। डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टूवर्ड सिक्योरिंग दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू सबसर्व द कॉमन गुड। कॉमन गुड आ गया मतलब वीकर सेक्शन का अपलिफ्टमेंट। ठीक है ना? तो जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं हमारे देश के, या जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, सिर्फ ऊंचे लोगों को नहीं देने, यानी कि अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को नहीं देने, कॉमन गुड सर्व करना है। मतलब इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो, ताकि सारे देश का भला हो। ये जरूरी है, इसलिए इसको फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा गया है। फिर 39C भी सिमिलर सा ही है, द स्टेट शुड डायरेक्ट इट्स पॉलिसी सिक्योरिंग दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन एंड वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। तो जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, हमारे देश के इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, तो वो इस तरीके से नहीं हो कि वो अपर सेक्शन के पास चल जाएं और वीकर सेक्शन सिर्फ एक जैसा आज तक हजारों साल की त्रासदी के बाद नीचे रहा है वो आगे भी नीचे ही रहे। फिर तो हमारा देश जो इतने सालों से चलता आ रहा है वैसा का वैसा ही आगे बढ़ता रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, दोनों के बीच में जो गैप है, द इकोनॉमिक गैप, द सोशल गैप, टू रिड्यूस दैट गैप, आपको ये चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। And even while implementing, if it is violating fundamental rights, any fundamental rights, that is 14, 15, 19, 31 which was earlier, अब नहीं है, तो उसको वैलिड माना जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड नहीं माना जाएगा। और यही आज का फाइनल से है कि डीपीएसपी 39B और C है तो ऊपर है, फंडामेंटल राइट कम है, नीचे है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट इज अबव डीपीएसपी। तो ये दोनों समझ में आ गए। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल से। क्वेश्चन की क्लास में सेपरेट लाऊंगा, वंस वी आर डन विद ऑल दी चैप्टर्स। मैं पूरा क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज और सारा पैटर्न लेके आ जाऊंगा। अभी के लिए हम कुछ देख लेते हैं। व्हाट आर द आइडियल्स दैट अ स्टेट मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज कॉल्ड। तो आइडियल्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, तो वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्योंकि फंडामेंटल राइट तो गारंटीड राइट्स है, ये तो आपको देने ही देने। दिमाग में क्या रखना है, डीपीएसपी रखना है कि इसके थ्रू हमारे को देश का उद्धार करना है। ठीक है। Which of the following statement is true regarding DPSP? The concept was mentioned in the Government of India Act 1935. DPSP are not legally enforceable. तो जैसा आपको पता है कि 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसी से इंस्पायर होकर डीपीएसपी लाए गए हैं और ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। यानी कि ये स्टेटमेंट भी ठीक है और ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो आंसर हो गया बोथ 1 and 2। क्लियर है। फिर आ गया हमारा Which of the article is in the constitution state the Gandhian principle? इनमें से कौन से आर्टिकल हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं?
तो एक बार देख लेते कौन कौन से, 40 एंड 48, 41 एंड 48, 42 40, तो इसका आंसर है 40 एंड 48। 40 एंड 48 दो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो गांधीयन के पार्ट हैं, वो गांधीयन आइडियोलॉजी के पार्ट हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कोई भी सेपरेट कैटेगराइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये हमने ऑन दी बेसिस ऑफ टेक्स्ट एनालाइज किया है और इंटरप्रेट करके फाइनली वी हैव केम टू द रिजल्ट कि इसको हम गांधीयन वाला एक कैटेगरी मानी गई है, उसमें डाला गया। सो गांधीयन प्रिंसिपल कौन से हैं, 40 एंड 48, ये दोनों आउट ऑफ दीज ऑप्शंस कौन से हैं, 40 एंड 48। और भी गांधीयन प्रिंसिपल है लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कौन से, 40 एंड 48। सो आई सपोज दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, या इट इज। थैंक यू सो मच। ये आपका डीपीएसपी चैप्टर पूरा खत्म होता है और फाइनली हमने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच की लड़ाई भी पढ़ ली। अगर आपको और थोड़ी जिज्ञासा है या फिर आपके पास टाइम भी बहुत है तो आप जाके इसका डिटेल्ड वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है जो कि यूपीएससी की तैयारी के लिए है, तो उसमें बहुत ज्यादा क्रक्स, बहुत ज्यादा डीप जाके हमने पढ़ा है। ये अभी ऊपर ऊपर से सतह जो चाय की मलाई होती है उसकी तरह हमने पढ़ा है, ऊपर ऊपर से डिटेल में अभी हम नहीं कूदे यहाँ पे, बट इफ यू लाइक आप जा सकते हैं, वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।